हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सकुशलता की कामना करते हुए आज हम इस वीडियो चर्चा में बात करेंगे राष्ट्र निर्माण के श्रेष्ठ कार्य में आधुनिक भारत के निर्माण में बैंकों की क्या भूमिका है, साथ ही साथ बैंकरों का क्या योगदान है। जी हाँ, आज की ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज इस चर्चा में महत्वपूर्ण बैंकर साथी यहाँ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ऐसी वीडियो परिचर्चा का उद्देश्य एक्चुअल में किसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे अनुभवी बैंकर साथियों के विचार मंथन से ज्ञान रूपी जो दीपक आता है उसकी रोशनी का लाभ पहुंचाना होता है। तो चलिए, सबसे पहले आज की इस परिचर्चा में हम बात करने वाले हैं भोपाल से जुड़ रहे हमारे जाने माने अनुभवी बैंकर श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब, जो एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं, एक मनोविचारक भी हैं, साथ ही साथ एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो पाटिल साहब, आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो परिचर्चा में। जी हाँ पाटिल साहब, हम जानना चाहेंगे, एक राष्ट्र निर्माण की जो नींव होती है वो राजनीति, अर्थ, सेवा, न्याय और समाज में रह रहे सभी लोगों के योगदान से होके ही पूर्ण की जा सकती है। ऐसे में आप आधुनिक भारत के निर्माण में एवं राष्ट्र निर्माण के श्रेष्ठ कार्य में बैंकों की क्या भूमिका देखते हैं, साथ ही साथ बैंकरों का क्या दायित्व है? अगर इस पर आप प्रकाश डाल पाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी हाँ पाटिल साहब। नमस्कार विजय जी। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हर बार एक इनोवेटिव तरीके से एक नए विषय को लेकर के, जो कि हम सबके लिए बड़ा ही प्रासंगिक विषय होता है, ऐसे विषय को लेकर के आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और एक तरह से हमारे अंदर में जो जन जागरूकता की जो एक प्रक्रिया है उसे आप एक गति देते हैं, उसको एक प्रगति के मकाम पर लेकर के जाते हैं। तो मैं आपके इस पहल की सराहना इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि किसी भी समस्या का जो हल होता है वो कोलाहल से नहीं होता, बल्कि उसके संबंध में उचित पहल करने से होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो छोटी सी पहल, भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन एक बड़े विराट अंधकार को भगाने के लिए एक छोटे से दिए की जो रोशनी होती है वही पर्याप्त होती है। तो आपका जो प्रश्न है कि भारत के नवनिर्माण में या भारत के निर्माण में बैंकों की क्या भूमिका रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि जब हम देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो देश या राष्ट्र मेरे देखे या मेरी दृष्टि में केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है। इसे राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, बल्कि अगर मैं इसे काव्यात्मक भाषा में कहूँ तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और कच्छ से लेकर के कोहिमा तक रहने वाला प्रत्येक नागरिक मेरी दृष्टि में भारत है। आप उसे भारत माता भी कह सकते हैं। तो इन सब के कल्याण में, इन सब की बेहतरी में, इन सब के विकास में, इन सब की तरक्की में, इन सब की उन्नति में, इन सब के प्रोग्रेस में बैंकों ने जो अपना योगदान दिया है वो बड़ा ही अभूतपूर्व योगदान दिया है। जी हाँ पाटिल साहब, एक राष्ट्र के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में बैंकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में अगर 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को से लेके आज के आधुनिक बैंकिंग को देखते हुए अगर इस पूरे सफ़रनामा के बारे में अगर आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ पाटिल साहब। विजय जी, आपने अगर हम सामान्य रूप से देखें तो बैंकिंग व्यवस्था जो होती है वो किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती है। अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखने समझने की कोशिश करें तो भारत जिस समय आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे सामने में देश के नवनिर्माण की चुनौतियां बहुत बड़ी थी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें ये ज्ञात होगा कि इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए, उन चुनौतियों का निपटान करने की दृष्टि से 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की, ये दरअसल उसी दर्शन का, उसी विजन का विस्तार मैं मानता हूं। विजय जी, आपको
यह बात मालूम होगी कि राष्ट्रीयकरण के पहले भारत में बैंकिंग की जो सुविधाएं थी वो विशिष्ट कारपोरेट घरानों के लिए और चंद अमीर लोगों के लिए उपलब्ध थी। जन सामान्य के लिए बैंक के दरवाजे बंद हुआ करते थे। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात आप देखेंगे कि बैंकों के दरवाजे सर्वसामान्य के लिए खुल गए। उन्हें वो बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी जिसके संबंध में उपलब्ध होने की कल्पना करना उनके लिए महज एक स्वप्न हुआ करता था। दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। हम अभी 40 वर्ष पूरा कर रहे हैं। तो इस राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के पश्चात जितने भी प्रकार की जो विषमताएं थी, मैं विभिन्नताओं की या विविधता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विषमता की बात कर रहा हूं। ये विषमताएं काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। सुदूर गांव में भी आज आपको बैंक की शाखाएं दिखाई पड़ेंगी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, जो बता रहे थे कि जो बैंकिंग का सफ़रनामा किस तरह से स्टार्ट हुआ और आज बैंकों को सशक्त बनाने के लिए किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। चलिए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस परिचर्चा में शामिल करते हैं भोपाल से ही हमारे एक अनुभवी बैंकर साथी श्रीमान पंकज कुमार सर को, जो प्रशिक्षक भी हैं और बैंकिंग साथियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, साथ ही साथ एमएसएमई के काफ़ी अनुभवी हैं। तो आइए पंकज सर, आपको नमस्कार एवं आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज सर, आधुनिक भारत के निर्माण में बैंकों की भूमिका को देखते हुए सरकार ने इसको बहुत सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में 10 बैंकों का विलय किया है, जिसे महाविलय का नाम दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के महाविलय से हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए क्या अवसर पैदा होंगे, साथ ही साथ इसमें हमारे लिए क्या चुनौतियाँ हैं और ऐसे महाविलय के आशय क्या हैं। अगर इस बारे में हमारे साथियों को रोशनी डाल पाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी हाँ पंकज साहब। धन्यवाद विजय जी। सबसे पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से आपके वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस परिचर्चा में शामिल सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और विजय जी, आपका जो ये पहल है ये निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है, जो आप बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छोटे छोटे वीडियोज़ में आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विजय जी, ये विषय भी आपका बहुत ही प्रासंगिक है और ये प्रश्न भी आपका बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो आर्थिक परिदृश्य है उस परिदृश्य में भारत की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रही थी और बैंकों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी और बैंकों के एनपीए बढ़ रहे थे, बहुत सारे बैंक लॉस में थे। और ऐसे समय में सरकार ने ये बैंकों के जो विलय का निर्णय लिया है और 10 नेशनलाइज बैंकों को अब 4 बैंकों में ये परिवर्तित हो गए हैं बैंक मर्ज होने के बाद में। आर्थिक सुधार के लिए जो कमेटियां गठित की हैं देश ने समय समय पर, उन कमेटियों ने भी विलय की अनुशंसा की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं उल्लेख करना चाहूँगा नरसिम्हन कमेटी का, जिस कमेटी ने बैंकों के विलय करने के बाद इसको 3 स्तर पे 3 स्ट्रक्चर करने का सुझाव दिया था। एक राष्ट्रीय स्तर पर बैंक जो कि विश्व स्तर के बैंकों के से अपना कंपटीशन कर सके, और एक राष्ट्रीय स्तर पे जो पूरे देश में उनका प्रसार हो और देश में अपनी सेवाएं दे सके, और एक रीजनल स्तर पर इसका बैंकों का अस्तित्व हो। तो इस परिकल्पना को भी इस विलय में आधार माना गया है। परंतु इसका सबसे मुख्य कारण जो मैं मानता हूं कि जो एनपीए बैंकों के बढ़ रहे थे, तो उन एनपीएस की वजह से बैंकों के प्रोविजनिंग बढ़ रहे थे। प्रोविजनिंग जो है सीधा सीधा प्रॉफिट से प्रोविजन होता है एनपीए अकाउंट्स में, तो प्रॉफिट पे इसका असर हो रहा था। बैंक लॉस में जा रहे थे और इस लॉस में जाने की वजह से बैंकों के कैपिटल पर स्ट्रेन पड़ रहा था। कैपिटल इन्फ्यूजन सरकार के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था, क्योंकि सरकारी बैंकों का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है, सरकार के पास होता है, तो सरकार को समय समय पर सरकारी बैंकों में कैपिटल लगाना पड़ता है और कैपिटल की पोजीशन वीक हो रही थी। तो ये जो निर्णय लिया गया है, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण ये है कि जब ये 3-4 बैंकों के बैलेंस शीट मर्ज होंगे तो उनकी कैपिटल की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, कैपिटल बेस उनका बढ़ जाएगा, और सरकार को वो जो कैपिटल में बहुत बड़ी रकम लगानी पड़ रही थी हर साल, वो रकम सरकार को नहीं लगानी पड़ेगी और उस रकम को सरकार किसी अन्य आर्थिक गतिविधि में इस्तेमाल कर सकेगी। तो ये किसका मुख्य कारण था। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये विभिन्न अनुशंसाओं में भी ये बात कही गई थी कि वैश्विक स्तर पर भारत के जो बैंक हैं वो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे जो बैंक्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सके, उनके तुलना में सशक्त होकर के अपने देश में एक सुदृढ़ बैंक की नींव डाल सके।
तो इसको आधार मान करके इस कारण से बैंकों का विलय किया गया है। जहाँ तक इसकी उपयोगिता और समाज में और आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता की बात है, तो निश्चित रूप से यह काफ़ी उपयोगी होगा। मेरा मानना है कि जब बैंकों के बैलेंस शीट मर्ज होंगे और जब उनका कैपिटल बेस बढ़ेगा, तो उनका जो एक्सपोजर है इंडिविजुअल व्यक्तिगत लोन के संबंध में या फिर ग्रुप लोन में, वो एक्सपोजर भी बढ़ेगा। क्योंकि जो रिजर्व बैंक के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के तहत जो कैपिटल बेस का एक सर्टेन परसेंटेज ही हम इंडिविजुअल लोनी को ऋण के रूप में दे सकते हैं, या फिर ग्रुप लोन में भी एक सर्टेन परसेंटेज बता हुआ है। तो जैसे ही ये कैपिटल बेस बढ़ेगा मर्जर के बाद, तो बैंकों की ऋण देने की जो शक्ति है, ऋण देने की जो क्षमता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़े उद्योगों में जहाँ ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को बैंक जो है वो ऋण प्रदान कर पाएगा। तो उसकी कैपिटल क्षमता बढ़ेगी, सरकार को कैपिटल कम देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इसका डायरेक्ट जो इसका फ़ायदा है, इसकी उपयोगिता है, वो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। जहाँ जहाँ पे बैंक मर्ज हुए हैं, तो उनके रीजनल ऑफिसेज, उनके जोनल ऑफिसेज, उनके सेंट्रल ऑफिसेज भी मर्ज होंगे। उनकी ब्रांचेस भी, जैसे किसी एक ही जगह पे जब 2 बैंकों के ब्रांच थे, अभी वहाँ एक ही बैंक होगा, तो वो दोनों बैंक के ब्रांचेस भी मर्ज हो जाएंगे। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट्स का हर स्तर पे जो मर्जर होंगे, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट में उसका फ़ायदा होगा, वो ऑपरेशनल कॉस्ट बचेगा। और ये ऑपरेशनल कॉस्ट बचने से इसका सीधा बैंक की लाभप्रदता पे इसका असर होगा। और इसका दूसरा इमीडिएट इफेक्ट देखिए क्या होगा कि जब ये डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स मर्ज होंगे, तो वहाँ के स्टाफ जो है वो सरप्लस हो जाएंगे। अब उन स्टाफ, ये ह्यूमन रिसोर्स, जो कैपिटल जो है ह्यूमन रिसोर्स, कई बार बैंक जो है अपने स्टाफ की कंस्ट्रेंट की वजह से सर्विसेज अच्छे से कस्टमर्स को नहीं दे पा रही थी। तो अब ये सरप्लस स्टाफ जो है कस्टमर सर्विस में अपनी क्वालिटेटिव भूमिका अदा कर पाएंगे। ये विभिन्न तरह के जो रिसर्च इनोवेशन बैंकों में होते हैं, मार्केटिंग का काम होता है, रिसर्च होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, वहाँ पे इन स्टाफ का यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा। और ये जो ह्यूमन कैपिटल है, इसके प्रॉपर और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से बैंकों में टर्न अराउंड टाइम जो होता है, यानी आप कस्टमर्स के आवेदन का त्वरित निष्पादन करना, तो ये समय जो है ये कम होगा। टर्न अराउंड टाइम कम होने से कस्टमर्स को तुरंत उसका फ़ायदा होगा, उनको जल्दी से जल्दी बैंकों से सर्विस मिलेगी, जल्दी से जल्दी उनको ऋण मिलेगा। उसके बाद तीसरा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि अब एक साउथ बेस्ड बैंक है, उसकी ब्रांचेस नॉर्थ में नहीं थी। जो नॉर्थ बेस्ड बैंक थे उनकी ब्रांचेस साउथ में नहीं थी। अब ये मर्जर के बाद नॉर्थ वाले बैंक का बेस साउथ में हो जाएगा, साउथ वाले बैंक का बेस नॉर्थ में हो जाएगा। तो ये एक पूरा नेटवर्क जो है वो बैंक का पूरे ऑल ओवर इंडिया में बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से कस्टमर्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब वो नॉर्थ वाले बैंक अपने साउथ वाले कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेवाएं दे सकते हैं। जिस बैंक की, इस मर्जर का चौथा फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, हर बैंक की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो उस जगह पे काम आएंगी, और उस बेस्ट प्रैक्टिस से उस बैंक की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी कंबाइंड रूप से। प्रोफेशनल एटीट्यूड बैंकों में आएगा। अभी मान लीजिए एक बैंक एमएसएमई के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, एक बैंक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, और एक बैंक कॉर्पोरेट लोन में अच्छा काम कर रहा है। अब ये तीनों मर्ज होंगे, तो ये तीनों तरह की जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है वो बैंक की बढ़ेगी, और इससे बैंकों के क्वालिटेटिव आउटपुट बढ़ेंगे, और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जहाँ तक चैलेंज की बात है, तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है, चैलेंज हैं। और जो मुख्य चैलेंज जो मैं देखता हूँ वो है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और एचआर इंटीग्रेशन। जब टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात मैं करता हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे सभी बैंकों ने अपने कस्टमर्स को चेकबुक इशू किए हुए हैं, सभी बैंकों ने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू किए हुए हैं, और वो एनईएफटी और आरटीजीएस की सुविधाएं अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो सुविधाएं हैं ये बैंकों के आईएफएससी कोड पे डिपेंड करते हैं, और हर बैंक का अपना अपना अलग आईएफएससी कोड होता है। तो ये अब मर्जर होने के बाद एक यूनिफॉर्म आईएफएससी कोड बैंकों को बनाना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेशन बैंक को करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है और मुझे लगता है कि इस चुनौती को भी बैंक आसानी से इसको ओवरकम कर लेंगी आने वाले समय में, क्योंकि जो सरकार ने इस मर्जर के पीछे एक अच्छी प्लानिंग की है कि जिन बैंकों में जो टेक्नोलॉजिकल बेस सेम है, क्योंकि सीबीएस प्लेटफॉर्म में सारी बैंकें काम कर रही हैं, तो जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है वो जहां सेम है उन्हीं बैंकों को मर्ज किया
गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया है, और इन तीनों बैंकों के जो CBS प्लेटफॉर्म है वो फिनैकल के ऊपर में काम करते हैं। तो ये चूँकि कॉमन टेक्नोलॉजिकल बेस होगा, तो ये जो IFSC कोड की समस्याएं हैं या अकाउंट के कोडिंग की समस्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी और इसको ओवरकम कर लिया जाएगा। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। जी हाँ पंकज सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई जिसमें हम महाविलय को समझ पाए कि किन किन कारणों से हमारे बैंकिंग व्यवस्था में इसको सशक्त बनाने के लिए बैंकों को विलय की ज़रूरत है, और उनमें पूंजी की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए, ताकि रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, और साथ ही साथ बैंकिंग को विश्व स्तर पर मजबूत बनाने के लिए जो विलय किए गए हैं उसकी आधारशिला रखी गई है, उस पर सरकार काम कर रही है। जी हाँ पंकज साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय न केवल देश बल्कि पूरा विश्व एक संकट से गुजर रहा है। ऐसे संकट की घड़ी में अगर इसका सामना करने के बाद अगर हम छोटे और मझोले उद्योगों की भूमिका की बात करें कि अगर ये समय गुजर जाता है उसके बाद छोटे और मझोले उद्योगों को सामने आना पड़ेगा, देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास की धारा में उसमें प्रवेश करना होगा, विकास की धारा को बढ़ाना होगा, तो आपको क्या लगता है इनकी कैसी भूमिका होगी? जो MSME के क्षेत्र में जो छोटे और मझोले उद्योगों को किस तरह से आगे बढ़ना होगा और इस बढ़ के देश के हित में समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा? जी हाँ पंकज साहब। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा विजय जी, और निश्चय ही अभी जो छोटे उद्योगों की जो पोजीशन है, स्थिति है जो भारत में, मझोले उद्योगों की जो स्थिति है, जिनको कि हम कंबाइंड रूप से MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनकी स्थिति आज के परिदृश्य में, आर्थिक परिदृश्य में भारत में वो अच्छी नहीं कही जाएगी। और इस संकट से वो कैसे बाहर आ सकते हैं, इस विषय पे आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो MSME है ये भारत जैसे देश के लिए जो कि अभी विकास के पथ पे है, और हमें ये भी पता है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2024-25 तक हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए MSME का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आज के परिदृश्य में, आज के डेट में MSME का जो GDP में योगदान है वो 29% का है। और ये अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 40% का कंट्रीब्यूशन जो है, जो भी एक्सपोर्ट भारत से होते हैं बाहर, उसमें MSME का कंट्रीब्यूशन 40% का है। लेकिन आप अगर ये विकसित देशों से तुलना करेंगे इस फिगर का, तो ये फिगर कम है। विकसित देशों में जो, जैसे आप चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए या अमेरिका ले लीजिए, वहाँ पे जो MSME का उनकी GDP में परसेंटेज ये काफ़ी ज़्यादा है, 50%, 60% और कहीं कहीं 70% तक इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस परिप्रेक्ष्य में MSME का रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। और ये जो वर्तमान संकट है, उन संकट से निकलना होगा MSME को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि वो देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। मैं मुख्य समस्याओं के बारे में इंगित करना चाहूँगा जो MSME के क्षेत्र में जो समस्याएं हो रही हैं। वो सबसे पहली समस्या जो होती है, जैसे छोटे छोटे जो MSME हैं उनके जो बिल्स हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। वो बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो अपने माल वो सप्लाई करते हैं, तो उनके बिल की पेमेंट्स काफ़ी देर से होती है। और ये चूँकि छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं MSMEs के, तो इनकी जो पूंजी अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाती है तो ये इनका वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनकी उत्पादकता पे उसका असर होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक ट्रेड्स पोर्टल की स्थापना की है, जिसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम कहते हैं। और इस ट्रेड पोर्टल पे ये अनिवार्य कर दिया गया है कि ऐसी जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिनके टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा होते हैं, उनको इस ट्रेड पोर्टल पे रजिस्टर करना है। तो इस ट्रेड पोर्टल का फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो छोटी छोटी MSME यूनिट्स जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इन बड़े इंडस्ट्रीज को अपने माल सप्लाई करती हैं और उनका बिल्स रुक जाता है, वो छोटी इंडस्ट्रीज इस ट्रेड पोर्टल पे अपने को रजिस्टर कर सकती हैं। और उस पोर्टल, ये ऐसा पोर्टल होगा जहाँ पे वो जो सेलर है, जो छोटी इंडस्ट्रीज है MSME है वो भी होंगे, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो उनसे माल खरीद रही हैं वो भी होंगे, और इस पोर्टल पे जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी होंगे इस पोर्टल पे। और अभी जो सरकार ने NBFCs को भी इस पोर्टल में अलाउ कर दिया है, NBFC भी इस पोर्टल में होंगे। तो ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये क्या करेंगे
ये छोटी छोटी एमएसएमई यूनिट्स जो है अपने बिल्स को यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे और ये बिल ये बैंकों के द्वारा और एनबीएफसी के द्वारा उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी, जिससे उनकी जो वर्किंग कैपिटल पे उसका असर नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स का उनकी पूंजी ब्लॉक नहीं होगी और उनका काम जो है वो चलता रहेगा। तो ये इस समस्या का समाधान इससे एमएसएमई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी समस्या होती है, जो मुख्यतः होती है, वो देखा जाता है कि एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं उनकी समस्या होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचें और कैसे बेचें। उनकी मार्केटिंग की समस्या उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या होती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए वो गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की जो सुविधा है सरकार ने जो बनाई है, उस सुविधा का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग जेम पोर्टल कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ये एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहाँ पे उन्होंने अपने जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के लिए यह एक मैंडेटरी एक उन्होंने प्रोविजन कर दिया है कि इन संस्थाओं को एमएसएमई यूनिट से ही अपने 25 से 30% माल जो है उनको वहीं से खरीदने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का और ये एमएसएमई यूनिट जो है ऐसे पोर्टल पे जाकर के अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। समस्या आती है जो मुख्य रूप से आती है समस्या, वो है ऋण की समस्या है। जैसे कि एमएसएमई का चूंकि एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है पूरे भारतवर्ष में, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंकों से जब वो ऋण लेते हैं तो उसमें कई तरह की सब्सिडी की फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट ने दी हुई है। जैसे 1 करोड़ तक का लोन अगर वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए लेते हैं तो यहाँ पे कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए अगर वो लेते हैं तो यहाँ पे उनको 15% की कैपिटल सब्सिडी मिलती है। और इन जनरल एमएसएमई लोन्स में जो है वो 3% का सब्सिडी का भारत सरकार देती है, और एक्सपोर्ट के लिए जो एमएसएमई यूनिट अगर लोन लेती है तो उसको 5% का सब्सिडी भारत सरकार देती है। तो ये बैंकों से जुड़ करके एमएसएमई यूनिट अपनी इस समस्या का समाधान कर सकती है। उनको ऋण भी मिलेगा कम समय पे, कम ब्याज दर पे, और उनको भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा बैंकों से ऋण लेने पर उनकी जो ऋण है वो क्रेडिट गारंटी कवर भी होती है। अभी सीजीटीएमएससी कवर जो है वो भारत सरकार ने उसको बढ़ा करके पहले 1 करोड़ तक दिया जाता था, अब 2 करोड़ तक के ऋण जो एमएसएमई को दिए जाएंगे, वहाँ पे ये क्रेडिट गारंटी कवर उनको मिलेगा। इसका मतलब वो बिना किसी कोलेटरल के 2 करोड़ तक के ऋण बैंकों से ले सकते हैं। सीजीटीएमएससी कवर बैंक, इसमें बैंकों का भी फायदा है और एमएसएमई यूनिट का भी फायदा है। बैंकों के ऋण जो है वो ये कवच के द्वारा सुरक्षित इसमें रहेंगे। ऑडिट के लिए एमएसएमई को अपने डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑडिट कराने पड़ते थे, और वो 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर में उनके लिए मैंडेटरी था कि वो अपने फाइनेंशियल्स को ऑडिट कराएं। तो इस विषय में सरकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हाल में लिया है कि ये जो ऑडिट है ये अब 1 करोड़ की बजाय इसकी सीमा को 5 करोड़ कर दिया गया है। तो अब 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई यूनिट को ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, अगर वो अपने 95% काम जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, यानी कैशलेस करते हैं। तो इस प्रावधान से एक तरह से देखा जाए तो ये एमएसएमई के लिए भी अच्छा है ये प्रावधान कि एमएसएमई जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कैशलेस ट्रांजैक्शन करेंगे, और वो 5 करोड़ तक के जो टर्नओवर वाले एमएसएमई यूनिट है वो इस बात से निश्चित रहेंगे कि उनको अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑडिट करानी है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो भारत सरकार एमएसएमई के क्षेत्र में दे रही हैं, इनको जानना चाहिए। और बैंकों की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है कि बैंक जो है, बैंकों का रोल आज के डेट में एमएसएमई के लिए एक मेंटर का रोल होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए। सिर्फ एक लेंडर के रोल से आप एमएसएमई को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उनको आप ऋण भी हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा, और उनको हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी तरह की योजनाएं जो हैं सरकार की हैं, उनसे कैसे वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे उनका लिंकेज हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी हमें एमएसएमई यूनिट्स को बतानी पड़ेंगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से, और ये खास करके जो अभी जो संकट है कोविड-19 वायरस का, तो इस संकट ने एक चीज़ को बिल्कुल ये स्पष्ट इस बात पे जोर दिया है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे अगर हम चीज़ों को लेकर के आएँ तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। टेक्नोलॉजी से अगर हम बिजनेस करें, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस हम ज़्यादा बढ़ाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो जाएगी। तो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म एमएसएमई यूनिट्स को बढ़ाना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कैसे वो अपनी जो बिजनेस है, अपना जो सेल है, उसको कैशलेस कर पाएँ, उसको डिजिटल कर पाएँ, इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद पंकज साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे हम हमारे साथी ये समझ सकेंगे कि सरल तरीके से हम किस तरह से बैंकिंग व्यवस्था के मजबूत रीढ़ की हड्डी के रूप पर उस सिस्टम में काम करते हैं जहां पर हमें देश के विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं और एक मजबूत नींव की तरह हम देश के विकास में, सामाजिक विकास में तथा राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान करते हैं। जी हाँ साथियों, इस वीडियो परिचर्चा में चलिए शामिल होने जा रहे हैं पणजी से हमारे बैंकर साथी श्रीमान शिव प्रसाद मिश्रा जी, जो एक मुख्य प्रबंधक हैं, साथ ही शाखा प्रबंधक के तौर पर पणजी में काम कर रहे हैं और ये क्रेडिट के काफ़ी जानकार हैं। साथ ही साथ मिश्रा जी बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते हैं तथा ज्ञान का प्रकाश भी हमारे साथियों को पहुंचाते रहते हैं, उनका लाभ दिलाते रहते हैं। जी हाँ मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बैंकिंग में आधुनिक भारत के निर्माण के लिए आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। चर्चा में हम मिश्रा जी से जानना चाहते हैं कि चूंकि आधुनिक बैंकिंग में एक नई सोच या मनोविज्ञान को जन्म दिया है, अब बैंकें केवल उद्योगपतियों एवं बड़े व्यापारियों तक ही सीमित न रह गई हैं, बल्कि विकलांगों, गरीब लोगों, बुनकर, छोटे कारोबारियों तथा देश के हर वो आखिरी नागरिक तक जहां तक पहुंचना वहां तक उसकी सेवाएं विस्तारित कर दी गई हैं। ऐसे स्थिति में अगर इस समाज के विकास के लिए इस आधुनिक बैंकिंग के जो द्वार हैं उन सभी लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, ऐसे में हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है। तो आप किस तरह से इन दायित्वों का निर्वहन किया जा सके ताकि सामाजिक और सरकारी जो योजनाएं हैं उन पर अमल किया जाए, साथ ही साथ उन साथियों का मनोबल भी बढ़ सके। जी हाँ मिश्रा जी, हम चाहेंगे कि इस पर आप रोशनी डालिए। जी हाँ नमस्ते पंकज जी, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किए। आपके जो प्रश्न है उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी होता है तो उस कंट्री का बैंकिंग इंडस्ट्री उसके ऊपर बहुत योगदान देता है, तो जिसमें इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी देश का जैसे ग्रोथ होना है एक इंक्लूसिव ग्रोथ कहला जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमको ग्रास रूट लेवल में जो लास्ट माइल में है, जो गरीब से गरीब आदमी को डेवलप करना चाहिए, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को जब डेवलप करेंगे तभी हमारा इनकम के इनइक्वालिटी जो है कम होते आएगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, इकोनॉमिकली डेवलप हो सकता है। इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी योगदान है। जैसे कि हम कहें कि आजकल बैंक को ज़्यादा रिटेल बैंकिंग या रैम जैसे बोलते हैं, रिटेल एग्रीकल्चर MSME, इसके ऊपर बैंक जोर दे रहा है। उसका एक कारण भी है और हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी दिशा निर्देश दिए गए कि बैंक को जो है अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और टोटल लैंडिंग का, हम जैसे बोलते हैं ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% हमको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि हम जैसे लोगों से डिपॉजिट लाते हैं या कोई भी जैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करते हैं, वो किस से मोबिलाइज करते हैं? जिसके पास डिपॉजिट सरप्लस रहता है। तो बैंक का ये ऑब्जेक्टिव है जिसके पास सरप्लस डिपॉजिट रहता है उसको फुल आउट करके हमको कोई प्रोडक्टिव सेक्टर में उसको इन्वेस्ट करना है। तो प्रोडक्टिव सेक्टर में क्या है, जैसे हम लोग इंडस्ट्री को ही लोन देते जाएंगे तो वो प्रोडक्शन तो होगा, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा, लेकिन सभी तरह से जो छोटे से छोटा है, व्यापारी है या फिर फार्मर है, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको एग्रीकल्चर और MSME को हमको बढ़ावा देना। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। अभी हाल ही में हमने देखा कि आपने DBT ट्रांसफ़र जो हुए थे, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं के खाते में, तो उन महिलाओं के द्वार तक जाके आपने भुगतान करवाया था और उसकी जो तस्वीरें हैं ट्विटर हैंडल पे साझा हुई थी। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई। आप सामाजिक इस देश के हित के लिए तथा इस घड़ी में आप इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब साथियों को ऐसा अवसर मिलता है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र निर्माण में ऐसे कार्यों को तरीके से निभाने के लिए, तो आपका साहस और जज्बा जुनून किस तरह से हासिल किया जाए और ऐसे कामों में किस तरह से सामंजस्य रखा जाए ताकि सही तरीके से देश की योजनाएं सार्थक साबित हो सकें? जी हाँ मिश्रा जी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ DBT बेनिफिट्स ना, हाँ, ये मेरा एक छोटा सा पहल बस था, लेकिन मेरा ये छोटा सा पहल था
कि इसको देख के कुछ ब्रांच कुछ कस्टमर्स को, जैसे जो नीडी है और जो बैंक में नहीं आ सकते, आजकल जैसे कोविड-19 का आप माहौल जानते होंगे, तो उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ केसेस में वो जाके दे सकते हैं। और ये एक चीज़ क्या है कि ये सबके लिए एक इनिशिएटिव, ये प्रेरणा हो सकता है। और उन बरोवर के लिए, उन डिपॉजिटर्स के लिए भी जिनको डीबीटी का लाभ मिला है, उनको भी एक प्रेरणा होगा कि ना, हाँ, ये हमारा पैसा अकाउंट में आया है, हम कभी भी जाके ले सकते हैं। या फिर बैंक हमारा ख्याल रखता है, बैंक हमको डोर स्टेप डिलीवरी आज नहीं तो कल दे सकता है, तो हम अचानक जाके ब्रांच में भीड़ ना लगाए। तो इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा पहल शुरू किया था मेरे ब्रांच में बेनिफिशियरी, और उन सबको हमने डोर स्टेप डिलीवरी दे दी। लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत प्रिकॉशन भी लिए। आपने देखे होंगे उस वीडियो में हम लोग अपने साथ ग्लोव्स भी पहन के गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किए थे, और उसके साथ सैनिटाइज़र भी लिए थे, जिसको हमने उसको बेनिफिट या कैश पेमेंट किए डोर स्टेप में, उनको प्रॉपर्ली सैनिटाइज किए और उनको पेमेंट किए। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने ये पहल किए थे। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हौसला अफजाई किया हमारे साथियों का, जो इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, और उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए और राष्ट्र हित में तथा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन के बीच तालमेल रखते हुए किस तरह से काम करना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आज की चर्चा में हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के निर्माण में तथा राष्ट्र निर्माण के श्रेष्ठ और बेहतरीन कार्य में बैंकों की क्या भूमिका है और बैंकरों का क्या दायित्व है। जी हाँ, आज की चर्चा में शामिल हुए सभी साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। जाने से पहले हम पाटिल साहब आपसे जानना चाहेंगे या आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि इस पूरी परिचर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, और अगर इनका जो संक्षेप में इसको अगर आप कंक्लूड करना चाहेंगे तो किन पंक्तियों के साथ कंक्लूड करेंगे। विजय जी, इस मौके पर मुझे एक कविता की चंद पंक्तियां याद आती हैं कि धनुष से छूटता जो बाण कब अपने पथ पर ठहरता, देखते ही देखते वह अपने लक्ष्य को भेदता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ पर विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग है हम जानते, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते। जब प्रगति का नाम जीवन, तब अकाल विराम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में विश्राम कैसा। मैं अपने तमाम साथियों को, अपने बैंकर साथियों को यह विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में हम हिम्मत न हारे, हौसला न हारे, निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसमें ही हमारी ड्यूटी की, हमारे अपने जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कविताओं के माध्यम से हमारा हौसला अफजाई किया हमारे साथियों का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो चर्चा में उनको ज्ञान का संवर्धन हुआ होगा, इससे उनका हौसला अफजाई हुआ होगा, कर्तव्य पथ पर कार्य करने के लिए वो प्रेरित हुए होंगे, साथ ही उनका मनोबल बढ़ा होगा। जी हाँ, जिस तरह एक दीपक अंधकार को काट सकता है और प्रकाश की रोशनी फैला सकता है, ठीक उसी तरह हमारा ये प्रयास, जी हाँ, ज्ञान रूपी दीपक बनकर आप तक रोशनी के माध्यम से पहुँचे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो परिचर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो परिचर्चा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी, बैंकिंग से संबंधित जानकारी मैं आपके साथ लाते रहता हूँ, साझा करते रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।